नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। दिल्ली के साथ साथ आज मिल्कीपुर में भी बाई इलेक्शन था, जिसका वोटिंग प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो 5 बजे तक लगभग 65% वहां पर मतदान हुआ है। मिल्कीपुर एक ऐसी सीट है जिस पर पूरे देश की नज़र थी। वहां पर बीजेपी और सपा के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने प्रचार के लिए कई स्टार प्रचारकों को वहां पर उतारा। अब इसको लेकर बात करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है हरिशंकर जी, जो भारत एक्सप्रेस में वरिष्ठ पत्रकार है। साथ ही उज्जवल भी मौजूद है, जो कि यहाँ पर पत्रकार है। इनसे इस बारे में बात करते हैं। जी सर, क्या कुछ कहना है आपका? 65% मतदान वहाँ पर हुआ है। देखिए, अच्छा प्रतिशत माना जाएगा और 5 बजे तक है, अभी तो 1 घंटा और रहता है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के 70 के आसपास है, तो 70 बहुत अच्छी वोटिंग मानी जाएगी, अच्छा परसेंट माना जाएगा। वहाँ पर कांटे की टक्कर है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। कांग्रेस और बीएसपी के कैंडिडेट वहाँ पर नहीं हैं। तो अजीत प्रसाद हैं और दूसरे उधर से पासवान हैं, जो कांग्रेस ने बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया है। मुझे लगता है कि इस बार क्या होगा ये जनता तय करेगी, लेकिन वहाँ पर योगी जी ने बहुत प्रचार किया। उसके अलावा अपने 7-7, 8-8 मंत्री वहाँ पर लगा दिए। वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। सीएम योगी कुंभ के दौरान, जब कुंभ की शुरुआत हुई, उस समय भी वो जाके प्रचार किए और उन्होंने भी नाक का सवाल बनाया। हालांकि इस पर बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई। समाजवादी पार्टी ने जिसको टिकट दिया, अजीत प्रसाद, उसके पिता जो हैं वो अयोध्या से सांसद हैं और उन्होंने 2 बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रोते हुए दिखाई दिए। तो बीजेपी ये भी आरोप लगाती है कि वो, हालांकि योगी भी डायरेक्ट बोले कि वो नाटक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता का सेंटीमेंट अपने पक्ष में करने के लिए। अवधेश प्रसाद जो हैं, उनके पिताजी हैं अजीत प्रसाद के, जो कैंडिडेट हैं वहाँ से। तो हालांकि उस तरीके का कोई रीज़न नहीं था कि अचानक चुनाव के दौरान आप 2-2 बार रोते हुए दिखे। इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बनता। आपको रोना ही था तो जब वो घटना हुई थी तभी रो लेते, लेकिन बीजेपी ऐसा कहती है। लेकिन बावजूद इसके चुनाव के ऐन वक्त पहले 2-2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप देखें कि वो रोते नज़र आए और कांग्रेस के नेता उनको चुप कर रहे थे। तो ये तस्वीरें भी आई। मतलब सारा जो है तरीका इस्तेमाल कर लिया गया कि कैसे भी चुनाव को अपने पक्ष में किया जाए। मिल्कीपुर वही सीट है जो उस समय जिस पर चुनाव नहीं हुआ, उसके बाद अखिलेश लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे कि बीजेपी को पता है कि वो चुनाव हार रही है, इसीलिए मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करवा रही है। लगातार वो कहते रहे कि बीजेपी ने इसको टलवाया, बीजेपी ने टाला, चुनाव आयोग, मतलब हर तरह की वो बातें करते रहे। लेकिन अल्टीमेटली उस पर आज मतदान हो गया और मुझे लगता है कि ठीक ठाक मतदान हुआ है और कोई भी पार्टी इस तरीके से नहीं कह सकती कि वही जीत रही है और ये, क्योंकि मतदाता वहाँ कहीं भी सबसे बड़ा हथियार जो है उन्हीं के पास है और मतदाता किसके पक्ष में गया। लेकिन दोनों ही पार्टियों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। समाजवादी पार्टी के तो सांसद हैं, उनका बेटा ही है, तो उन्होंने तो कमर तोड़ मेहनत की ही है। बीजेपी ने भी, योगी सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। कई सारे मंत्री वहाँ उतार दिए गए, योगी खुद भी गए और केंद्रीय मंत्री कई सारे गए। तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा कुछ कह पाने की स्थिति इसीलिए नहीं है कि वहाँ पर कांटे की टक्कर है मिल्कीपुर में। जी, इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? मिल्कीपुर में आज जिस तरीके से मतदान हुआ है, दिल्ली से ज़्यादा मतदान हुआ है और उपचुनाव में अगर इतना प्रतिशत दिख रहा है, अभी तो 5 बजे तक का आपने आंकड़ा बताया है, 6 बजे का आंकड़ा अगर आप देखोगे तो मैं 4-5% भी मान लूँ अगर, तो 70% के आसपास, 65 आपने बताया है, 70% के आसपास हो सकता है। मिल्कीपुर सीट की अगर आप बात करोगे तो इस सीट की जिस दिन से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, इस सीट पर एक चीज़ क्लियर दिख गई थी कि ये सीट अब इज्जत की लड़ाई है, प्रतिष्ठा की लड़ाई है, योगी आदित्यनाथ के लिए और अखिलेश यादव के लिए। वो कैसे? पिछली बार जब फैजाबाद का चुनाव बीजेपी हारी, लोकसभा का चुनाव था, राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, तो बीजेपी ने जोश जोश में 400 पार का नारा दे दिया था। जब चुनाव के नतीजे आए, लोकसभा चुनाव के नतीजे, तो फैजाबाद सीट तो बची नहीं, उसके साथ ही साथ यूपी में बीजेपी को तगड़ा झटका मिल गया। अब इसके बाद जब मिल्कीपुर का उपचुनाव, चूंकि बाबा गोरखनाथ की वजह से हो नहीं पाया था, याचिका पड़ी थी, जब उन्होंने याचिका वापस ली उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ और अब ये उपचुनाव होने जा रहा है। मिल्कीपुर के समीकरण को अगर आप समझोगे तो मिल्कीपुर सीट बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है कि इस सीट पर राम मंदिर का मुद्दा नहीं चलता है, इसलिए धार्मिक
समीकरण के साथ साथ बीजेपी यहाँ पर सामाजिक समीकरण और सियासी समीकरण दोनों को साथ लेकर के चल रही है। और जब मैं सामाजिक समीकरण की बात करता हूँ तो उस समीकरण में जाति सबसे पहले आती है। और आप यकीन मानिए यूपी बिहार क्या, जो हिंदी पट्टी का जितना भी बड़ा चुनाव होता है या पूरे देश का चुनाव ले लेते हैं, जाति के तौर पर चुनाव लड़ा जाता है। इसीलिए आप हमेशा जब कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है या नेता कभी भी किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारते हैं तो वहाँ की जाति समीकरण को देखते हैं। मिल्कीपुर में जो वोटर्स की बात करें तो पासी समाज का वोटर सबसे ज़्यादा है। जब अवधेश प्रसाद चुनाव जीते थे, लोकसभा पहुंचे थे, अखिलेश यादव के बगल में बैठते हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, तो उन्होंने भी पीडीए की बदौलत चुनाव जीते थे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ये पता चल गया था। अखिलेश यादव जब मिल्कीपुर का चुनाव उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो अखिलेश यादव ने साफ कहा कि ये देश का चुनाव है, इस चुनाव से ये तय हो जाएगा कि दलित किस साइड है। मायावती का थोड़ा सा वीक होल्ड हो गया है, अब उनका उतना स्ट्रांग होल्ड रहा नहीं है पार्टी पे, उनकी जगह धीरे धीरे चंद्रशेखर आज़ाद लेते चले जा रहे हैं। तो जो दलित वोटर है वो इस बार कहाँ गया, और मायावती ने कैंडिडेट उतारा नहीं है वहाँ पर। बीएसपी का कैंडिडेट नहीं उतरा, कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं उतरा, कांग्रेस ने समर्थन समाजवादी पार्टी को दे दिया। तो जो मेन टक्कर आ गई वो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी हो गई। अब मिल्कीपुर में जो पासी समाज का वोट है वो अजीत प्रसाद को दिया गया, क्योंकि अवधेश प्रसाद, सपा ने कैंडिडेट बनाया अजीत प्रसाद को और अवधेश प्रसाद का वोट उनके पास मिलेगा, ये जान है। अब निर्णायक वोटर वहाँ कौन बना, ब्राह्मण वोटर। ये जो जहाँ वोट जाएगा ना मिल्कीपुर का, ये सबसे किंग मेकर बनाएगा। और यही आपको अगर मैं थोड़ा सा बता दूँ मिल्कीपुर में जाति समीकरण का आंकड़ा, तो मिल्कीपुर में ब्राह्मण 75,000 है जो उसकी आबादी के लिहाज से, यादव 55,000 है, पासी समाज के लोग 63,000 हैं, मुस्लिम 30,000 है, ठाकुर 22,000 है और कोरी 20,000 हैं। यानी सबसे ज़्यादा वोट बैंक जो है वहाँ पर वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों के बाद पासी वोट बैंक वहाँ पर आता है, जिससे अवधेश प्रसाद आते हैं और जिससे बीजेपी ने कैंडिडेट चंद्रभानु पासवान को बनाया है। दोनों एक ही जाति के हैं। समाजवादी पार्टी के लिए वहाँ चुनौती क्या है? समाजवादी पार्टी आपको याद होगा कि जो मुसलमानों ने कुंदरकी का जब चुनाव हुआ था तो मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया था। अब सपा को ये डर है कि पासी वोट अगर मुझे मिल भी गया तो जो मुस्लिम वोट बैंक है ये अगर बट गया तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है। तो ये अखिलेश यादव के दिमाग में है, इसलिए इस बार वहाँ पर मुस्लिमों को भी साधने की कोशिश हुई। और बीजेपी को भी ये लग रहा था कि ये सारी तमाम चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन ब्राह्मण वोट बैंक अगर हाथ से खिसक गया चंद्रभानु पासवान को बनाए जाने के बाद, तो बीजेपी भी खब्बू तिवारी को वहाँ पर उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी। और अयोध्या के बड़े ब्राह्मण नेता बताए जाते हैं इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी जिनका नाम है, तो खब्बू तिवारी को बीजेपी मान मनोबल करके उनको सामने लाई। उन्होंने कई जगह उसके लिए प्रचार किया और वो सारा काम हुआ। सपा के पास ब्राह्मण ऐसा कोई चेहरा था नहीं, तो समाजवादी पार्टी को सहारा लेना पड़ा कांग्रेस का। कांग्रेस के एक बड़े ब्राह्मण नेता हैं, उनको वहाँ पर लगाया गया और उनको मान मनोबल करके किया गया। तो कुल मिलाकर के अब जो नए सियासत के जो जानकार हैं वो ये कहने लगे हैं कि लखनऊ का रास्ता फ़िलहाल इन दिनों मिल्कीपुर होकर ही जा रहा है, और 2027 से पहले, मतलब 2027 की पटकथा मिल्कीपुर का ये उपचुनाव लिख देगा। अब इसमें देखना होगा कि 8 तारीख का इंतज़ार करना होगा, मिल्कीपुर में किसके हाथ में जा रही है, ये 8 तारीख का समय बताएगा आपको। तो देखिए 8 तारीख को पता चलेगा कि मिल्कीपुर में कौन किस पर भारी पड़ेगा, बीजेपी या सपा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसको लेकर जो भी आप लोगों की राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।